हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आज ये कैपेसिटर का सेकंड पार्ट का लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूँ पहले पार्ट का लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें मैंने कंसेप्ट आपको डिटेल में शेयर किया था। ठीक है, पिछले पार्ट के लेक्चर में मैंने क्या किया था, बट आपको ये लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल जो आते हैं वो सारे इसमें होने वाले हैं इस लेक्चर में, तो आप ये लेक्चर पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं पिछले लेक्चर के बारे में बता रहा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था एक तो कैपेसिटर को देखा था हम लोगों ने कि कैपेसिटर के जो है कंस्ट्रक्शन के आधार पे कितने टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स देखे थे हमने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था, समांतर पथ कैपेसिटर देखा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है, फिर स्फेरिकल था, गोलाकार जिसे बोलते हैं कैपेसिटर था, और फिर जो है सिलेंड्रिकल था, बेलनाकार जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने देखा था, एप्सिलॉन A/d। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर समानुपाती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एरिया के और व्युत्क्रमानुपाती है 2 प्लेटों के बीच की दूरी के। ठीक है, फिर स्फेरिकल का भी फॉर्मूला बताया था, सिलेंड्रिकल का भी मैंने फॉर्मूला बताया था। आज जो मैं इस लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूं वो कर रहा हूं कि कैपेसिटर को यदि बांटा जाए, किसके आधार पे, यदि कैपेसिटर को बांटा जाए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पे, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसके आधार पे। मैंने आप लोगों को एक बात भी बताई थी कि सभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर होते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपने आप में क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, पर सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर होते हैं बट सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज हो सकते हैं, पोलराइज हो सकते हैं, मतलब ध्रुवीकरण इनका हो सकता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, पर इंसुलेटर का ध्रुवीकरण हो या ना हो ये कह नहीं सकते। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा इस बात को आसान भाषा में रिपीट कर देता हूं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो इंसुलेटर हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो इंसुलेटर हैं जिनका क्या है, वो कुचालक है, जिनका ध्रुवीकरण हो सकता है, और जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता वो खाली कुचालक हो जाएंगे, उन्हें डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के एक बात मैं आपको बता देता हूं कि सभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर तो होंगे ही होंगे, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम जितने भी हैं वो सब कुचालक हैं, पर सभी कुचालक डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या नहीं हो सकते, कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो ध्रुवीकरण नहीं हो पाते कुछ कुचालक जो ध्रुवीकरण नहीं हो पाते, कुछ इंसुलेटर जो ध्रुवीकरण नहीं हो पाते, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की श्रेणी में या कैटेगरी में नहीं जाएंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये कैपेसिटर को मैंने किसके आधार पे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पे बांटा है। ठीक है भाई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पे बांटा है। जैसे देखिए आप लोग हैं, मैंने आप लोग जैसे ऐसे समझ लीजिए कि मेरे सामने 50 लोग बैठे हैं और उन 50 को मैं हर तरीके से कैटेगरी में बांट सकता हूं। मैं उन 50 को बांट सकता हूं उनके शर्ट के कलर के आधार पे, उनके पैंट के कलर के आधार पे, उनके जेंडर के आधार पे, ठीक है, उनकी लंबाई के आधार पे, उनके बाल के आधार पे, मतलब छोटे या बड़े बाल, मतलब इस तरीके से मैं कई आधार पे बांट सकता हूं। पर क्या वो लोग 50 से 51 हो जाएंगे जब मैं बांटूंगा? नहीं, रहेंगे वो उतनी। ऐसे ही कैपेसिटर की बात करें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पे बांटे, 2 प्रकार के कैपेसिटर बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है बेटा, इसीलिए ये क्रैश फोरम चैनल का आपको क्रैश कोर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अपडेट करता रहता हूँ मैं अपने नोट्स में। जो पेपर में सवाल आ रहे हैं, बहुत पेपर सॉल्व करने के बाद ये चीज़ें अपडेट करते हैं हम लोग, तो इसीलिए। और जो लोग पेड कोर्स लिए हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है उन लोगों ने, उनके कंप्यूटर के लेक्चर्स भी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, और वो सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा क्रैश कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। चाहे मुझे भले एक दिन में 2 वीडियो भी अपलोड करने पड़े, मैं कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बहरहाल बट ये है कि बधाई हो पहले तो, मतलब कि आपका लिंक ओपन भी हो गया है और तैयारी भाई मैं तो कहूँगा आप बहुत अच्छे से करिए। मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से अब चलना है। ठीक है, पूरा मैं आपको डिटेल वीडियो में समझाऊंगा, आप लोग देखिएगा जरूर, मैं बनाऊंगा। बट आप एक चीज समझिए इस चीज को कि अब समय बर्बाद करने का नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पर 2 तरीके के कैपेसिटर बनते हैं, एक फिक्स्ड कैपेसिटर और एक वेरिएबल कैपेसिटर। नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड कैपेसिटर
वो कैपेसिटर है जिसका मान में बदलाव नहीं होगा। मतलब अगर ये 10 फैरेड का कैपेसिटर है तो ये फिक्स्ड है भाई, ये 10 का ही रहेगा, इसके में बदलाव नहीं हो सकता। वेरिएबल कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के मान में बदलाव हो सकता है, नाम से पता चल रहा है। चलिए, फिक्स्ड कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थैतिक कैपेसिटर, विद्युत स्थैतिक कैपेसिटर, और इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटक कैपेसिटर। ठीक है, अपघटक मैं लिख नहीं पाऊंगा बट आप सुन लीजिए, अपघटक कैपेसिटर। ठीक है, फिक्स्ड कैपेसिटर जिनके मान में बदलाव ना हो, दो तरीके के होते हैं, विद्युत स्थैतिक और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। अब विद्युत स्थैतिक कई प्रकार के होते हैं, सेरेमिक चीनी मिट्टी वाले, माइका, पेपर, सॉरी प्लास्टिक, पेपर कैपेसिटर। ठीक है, देखिए अमूमन एक और क्वेश्चन आया था कि कौन सा कैपेसिटर फैन में यूज होता है, तो पेपर कैपेसिटर फैन में यूज हो जाता है। बट आपको मैं यहां से अब एक और चीज बताना चाहता हूं, अब जो आप कंफ्यूज शायद हो भी सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अपने आप में वो कैपेसिटर है जो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होती है। याद रखिए, जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है उसमें दो वाइंडिंग होती हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग जिसे बोलते हैं, सहायक या स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं इसे, है ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और एक होती है मेन वाइंडिंग या फिर बोलते हैं इसे रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जो मेन वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा होता है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, अपघटक कैपेसिटर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझा। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जो सहायक वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, और लगभग 300 माइक्रोफैरेड तक का होता है। ये सवाल आता है पेपर में, ये थ्योरी नहीं है, ये सवाल है। मेन और रनिंग वाइंडिंग में जो कैपेसिटर इस्तेमाल होता है वो ऑयल कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। ये ऑयल हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, टेंटलम हुआ, पेपर हुआ, प्लास्टिक हुआ, माइका हुआ, सेरेमिक हुआ, ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अभी आप इस लेक्चर को पूरा देखना, मैं कुछ होंगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी लिखवाऊंगा और वो पेपर में आती है और आपको बताऊंगा भी साथ के साथ कि किस पेपर में कौन सी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है भाई, अब आप देखिए एल्यूमिनियम, टेंटलम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो टेंटलम है, जो एल्यूमिनियम है, ये सब अपघटक कैपेसिटर के टाइप में आते हैं। और ये अपघटक कैपेसिटर ये कहाँ यूज होता है, ऑक्सिलरी सहायक वाइंडिंग में या फिर मेन वाइंडिंग में। जब आपको ऑप्शन में पेपर ना मिले, आपको पेपर ना मिले तो आप ये लगा सकते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर एंड मोटर में एज अ फैन के तौर पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आंसर लगा सकते हैं। मैंने क्या कहा, पेपर ना मिले तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक लगा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर एक्चुअलिटी में तो फैन नहीं होती, केवल कैपेसिटर रन मोटर फैन होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप समझिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी फैन में यूज हो जाता है। क्यों मैं इस बात को फिर से कह रहा हूं, क्योंकि फैन अपने आप में कैपेसिटर रन मोटर है, और क्योंकि फैन कैपेसिटर रन मोटर है इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक यूज हो जाता है। चलिए, मेन रनिंग वाइंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर जो रनिंग वाइंडिंग में या मेन वाइंडिंग में जो आपका कैपेसिटर यूज होता है वो ऑयल कैपेसिटर होता है। तो अब एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या पंखे के लिए या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में यूज हो जाता है। ये वैल्यू आपको मैंने बता दी है। अगर ये सब ऑप्शन में ना हो तब आपने पेपर में लगाना है कि ये फैन के लिए यूज होगा। एक पेपर में ये भी सवाल पूछ लिया था, ये कब लगाना है, जब ये ना दिया हो। अब बात समझिएगा, एक पेपर में ये भी सवाल दिया था, वो सवाल आया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक ही क्यों यूज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक ही कैपेसिटर इसलिए यूज होते हैं क्योंकि ये स्मॉल होते हैं साइज में और चीप होते हैं, मतलब कम साइज में एक ज्यादा कैपेसिटेंस की मात्रा ये लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपघटक कैपेसिटर। सिरेमिक होते हैं, माइका होता है, प्लास्टिक होता है, पेपर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में एल्यूमिनियम कैपेसिटर होते हैं, जाहिर सी बात है। टेंटलम कैपेसिटर होते हैं। एक जाहिर सी बात मैं क्या बता रहा था कि अपघटक कैपेसिटर जब दो टाइप के हो रहे हैं, एल्यूमिनियम या टेंटलम, तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तो आधार पे हैं। मतलब एक इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या यूज हो रहा होगा, एल्यूमिनियम, और इसमें क्या यूज हो रहा होगा, टेंटलम। अब देखिए, ये सवाल पावर ग्रिड जेई में आया था, इसीलिए और ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपके TG2 में भी आया हुआ है। समझिए, वेरिएबल कैपेसिटर कौन से होते हैं। एक पेपर में सवाल पूछा था कि इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा इस्तेमाल होता है, तो आपको सबसे पहला लगाना है एयर, इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल होता है। ये जो कैपेसिटर है ये कौन है, ये कैसे हैं, इनका नाम क्या है, ये कौन है, इनका नाम क्या, गैंग्ड कैपेसिटर। क्या है, गैंग्ड कैपेसिटर। इनका नाम क्या है, गैंग्ड कैपेसिटर। यूज किस में होते हैं, रेडियो रिसीवर में। इनमें जो और कैपेसिटर के नाम होते हैं, अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यूज होते हैं या अदर
कैपेसिटर के जो नाम होते हैं, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक क्यों अलग अलग लिख रहा हूं भाई। मैंने कहा ऑयल कैपेसिटर, इसका मतलब ऑयल डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और उसी आधार पर उसका नाम भी ऑयल कैपेसिटर पड़ गया। ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम के नाम पर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यूज होगा उसी के नाम पर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का भी नाम हो जाएगा। तो और भी कई नाम होते हैं, ट्रिमर और पैडर। तो याद रखिए पेपर में यही सवाल पूछा था कि ट्रिमर और पैडर अपने आप में क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर है या वेरिएबल है। तो वो वेरिएबल कैपेसिटर है ट्रिमर और पैडर, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। गैंग्ड कैपेसिटर भी एक वेरिएबल कैपेसिटर है। आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, बताइए प्लास्टिक कैपेसिटर क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर है, क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर है। माइका कैपेसिटर क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर है। पर गैंग्ड कैपेसिटर क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर है। और कहां यूज होता है, रेडियो रिसीवर में यूज होता है, याद रखिए। माइका एकमात्र ऐसा कैपेसिटर है जो हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में यूज होता है। आपसे कभी पेपर में पूछा जा सकता है कि कहां यूज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में यूज होता है। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा हो तो तुरंत कमेंट करिए, अभी मेरे को कमेंट करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, कम ऑन प्लीज। आपको कमेंट करना पड़ेगा इस बात को लेके कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होती है। प्लीज आप पढ़ाइए, आप कमेंट करिए, प्लीज अभी करिए, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने ईमानदारी से कमेंट किया होगा, क्योंकि मुझमें जोश भरने के लिए आप ही, आपके कमेंट्स ही भर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। और ये आप कमेंट करेंगे जितना अच्छा मेरा जोश और मेरी ऊर्जा उतनी दुगनी होती चली जाएगी और आपको उतना अच्छा मटेरियल मिलता चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं करंट और वोल्टेज का रिलेशन हमने देखना है कैपेसिटर में। संबंध वोल्टेज और करंट का, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए देखते हैं। Q इजिकल्स टू CV होता है, हम लोगों ने ये बात जानी थी। अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूं, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब अवकलन कहते हैं, समाकलन मुझे याद नहीं हिंदी में, बट डिफरेंशिएशन अभी मैं बोल दे रहा हूं। dq बाई dt, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दूं। C क्या था अपने आप में, नियतांक था, कांस्टेंट था, तो ये हो जाएगा dv बाई dt। जाहिर सी बात है नियतांक का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। dq बाई dt हम सब जानते हैं कि I जो होता है, करंट जो होता है, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, ये करंट होता है। तो यहाँ आपका देखिए करंट और वोल्टेज में क्या संबंध बन जाएगा, I इजिकल्स टू C dvq बाई dt बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला करंट का हो जाएगा कैपेसिटर में, I इजिकल्स टू C dv बाई dt। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। मैं क्वेश्चन चाहता, मेरी इच्छा थी कि मैं डिटेल में भी बताऊं, बट मैं चाहता नहीं हूं कि अभी अननेसेसरी कंफ्यूजन पैदा हो आपको, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में मेरे को जाना पड़ेगा। अब देखिए इस फॉर्मूले से ही यहीं पे पता चल रहा है कि अगर वोल्टेज का बदलाव समय के सापेक्ष हुआ, मतलब अगर dv माने वोल्टेज का बदलाव, v2 माइनस v1, मतलब मान लीजिए कोई भी वोल्टेज v1 रहा हो और कोई भी वोल्टेज v2 रहा हो, मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए ये डीसी है, ये 5 वोल्ट हो गई है, ये 0 वोल्ट, ये 0 समय है, ये 5 वोल्ट है। अब मान लीजिए और ये हुआ समय का बदलाव। अगर समय का बदलाव बहुत ही कम है, मतलब लगभग 0 सेकंड से लगभग 0 सेकंड ही है, और वोल्टेज का बदलाव बहुत ज़्यादा हो गया है, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वोल्टेज का बदलाव लगभग v2 माइनस v1 होगा कुछ भी, और समय बहुत ही कम लगा हो। अगर समय बहुत ही कम लगा हो, जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए मन नहीं मानता आपको बताए हुए बिना, मतलब क्या बताऊं यार, ठीक है। ये देखिए 0 सेकंड है, 0 सेकंड पे अगर टाइम यहाँ 0 सेकंड है, वोल्टेज यहाँ पे कितना है 0 वोल्ट, और इसी 0 सेकंड पे वोल्ट कितना पहुंच गया 5 वोल्ट। तो आप खुद देखिए 0 सेकंड से 0 सेकंड के बदलाव में, 0 सेकंड पे 0 सेकंड के बदलाव में, और 0 सेकंड देखिए, सॉरी देखिए, ये देखिए ये 0 सेकंड से 0 सेकंड का बदलाव हुआ, पर वोल्टेज का बदलाव क्या हो गया 0 से 5। तो आप ऐसे लेके चल लीजिए जैसे 5 माइनस 0, और समय का बदलाव क्या है 0 माइनस 0, तो करंट क्या हो गया इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि जब भी वोल्टेज का बदलाव एकदम से होगा, एकदम से मतलब समय बहुत कम लगेगा और वोल्टेज का बदलाव हो जाएगा, तब करंट सर्किट में 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा काम कर रहा है। कैपेसिटर कैसा काम कर रहा है, ओपन सर्किट जैसा। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा,
क्या कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा काम कर रहा है? इसका मतलब करंट को नहीं बहने देगा। तो ये बात बड़ी ही खराब है, इसीलिए यहां पर नोट करके हम लोग एक बात को लिखेंगे कि कैपेसिटर विरोध करता है, अपोजेस, कैपेसिटर विरोध करता है, अपोजेस, क्या कैपेसिटर विरोध करता है, अपोजेस, कैपेसिटर विरोध करता है, अपोजेस रेट ऑफ सडन चेंज इन वोल्टेज, सडन चेंज इन वोल्टेज मतलब वोल्टेज में एकदम से बदलाव जो होता है, मैंने क्या कहा, वोल्टेज में जो एकदम से बदलाव होता है उसको, एकदम से बदलाव होने वाले वोल्टेज के मान को क्या करता है, कैपेसिटर विरोध करता है। और विरोध कैसे करता है कि वो कैपेसिटर को खोल के विरोध करता है, ओपन सर्किट हो जाता है, करंट बहने नहीं देता। तो क्या कर रहा है, कैपेसिटर एकदम से होने वाले वोल्टेज के बदलाव का विरोध कर रहा है। और यही एक सवाल इंडक्टर में उठता था, प्रेरक में उठता था। इंडक्टर करंट के बदलाव का विरोध करता था, किसका, करंट के बदलाव का विरोध करता था, सडन चेंज इन करंट मतलब करंट के एकदम से जो होता है बदलाव उसका विरोध करता था, सडन चेंज इन करंट का विरोध करता था, सडन चेंज इन करंट, सडन चेंज इन करंट का विरोध करता था। कौन, इंडक्टर। और कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज का विरोध करता है मेरे भाई, ठीक है। अंतर देखिए, अब देखिए इसी फॉर्मूले को कल को आप इंटीग्रेशन के रूप में देख लें, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूं कि मेरे को नहीं मालूम अभी किस तरीके से समकलन अपकलन बोलते हैं, बट अगर इसी फॉर्मूले को आप इंटीग्रेशन के रूप में देखेंगे तो गणित लगाया है v इजिकल्स टू 1/c इंटीग्रल i dt, ठीक है। तो आप इस रूप में भी देख सकते हैं, घबराइए नहीं, हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे जब इस लेक्चर के लास्ट में, तो बिल्कुल देखेंगे कि क्या आपका जो है वोल्टेज है करें, मतलब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। ये था करंट और वोल्टेज में रिलेशनशिप। चलते हैं आगे। ये दिल है कि मानता नहीं, देखिए रानी जाता आपको बताए बिना कि किस तरीके से मैंने आपको जब अभी बताया कि सडन चेंज इन वोल्टेज क्यों होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा ही अच्छा ये टॉपिक है, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दो ही तरीके से कैपेसिटर को कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज या पैरेलल। तीसरा तरीका भी लोग कह देते हैं कि सीरीज पैरेलल होता है। जब दो सीरीज में कैपेसिटर लगे होंगे C1 C2, तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो 1/CT प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 बनेगा। मतलब जो रेजिस्टेंस में हमने सीखा था ठीक उसके उल्टा बनेगा। देखो ऐसा नहीं है, ये याद सबको रहता है, बट गलती हो जाती है जल्दबाजी, गलती होती है जल्दबाजी। और पैरेलल में बिल्कुल रेजिस्टेंस से उल्टा हो जाता है, यहाँ जुड़ जाते हैं पैरेलल में कैपेसिटेंस। एक एग्जांपल मैंने लिया है, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो यहाँ कैसे जुड़ेंगे, जैसे हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में करते थे, मतलब गुणा बाय सम करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दो है, कितना हो जाएगा 4/4 1 माइक्रोफैरेड। मतलब यहाँ सीरीज में जब टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 माइक्रोफैरेड। जाहिर सी बात है यहाँ पर गुणा बाय सम करके आ जाएगा ना, अगर हम CT को डायरेक्ट निकालेंगे तो, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था गुणा बाय सम पैरेलल में होता था, तो यहाँ सीरीज में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा 2 + 2 मतलब 4 माइक्रोफैरेड, क्योंकि यहाँ पर जुड़ जाएंगे, टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान सा तरीका है जुड़ने का। चलते हैं आगे। अब आप इस बात का ध्यान देखिए, मैंने अभी आपसे जस्ट थोड़ी देर पहले एक बात कही थी। क्या कही थी? मैंने कहा था कि कैपेसिटर सडन चेंज मतलब जो एकदम से बदलाव होता है वोल्टेज का, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का विरोध करता है, अपोजिस विरोध करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सडन चेंज इन वोल्टेज का विरोध करता है का मतलब है, एक मिनट पानी में पी लेता हूं थोड़ा सा प्यास। अब देखिए स्टूडेंट्स कि कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का विरोध करता है। मतलब जब वोल्टेज एकदम से परिवर्तित होता है, एकदम से मतलब कम समय में एकदम से वोल्टेज बढ़ना, आप स्विच चलाते हो, मतलब आप कोई भी अपने बल्ब चला रहे हो, कुछ भी है, एकदम से ऑन करते हो, उसमें कितना समय लगता है? शायद 0 सेकंड ही समय लगता होगा। और बल्ब के और क्या होता है,
जो वोल्टेज है वो 0 से एकदम से 230 मिल जाते हैं बल्ब को और वो जल जाता है। मतलब कहने का ये है कि एकदम से वोल्टेज तो 0 से 230 मिल गया बल्ब को, समय कितना लगा, 0 सेकंड लगभग समय लगा। इसे कहते हैं एकदम से बदलाव होना वोल्टेज का। तो जब भी आप कोई भी चीज़ स्विच करते हो, मतलब कोई भी चीज़ चालू करते हो बंद करते हो, उसमें यही होता है, कम समय में एकदम से वोल्टेज का मान बढ़ता है या गिरता है। स्विचिंग ऑपरेशन जो है वो अपने आप में एक क्षणिक ऑपरेशन है, मतलब ट्रांजिएंट ऑपरेशन है, जिसमें कम समय में एकदम से वोल्टेज का मान में बदलाव आता है। बदलाव का मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कैपेसिटर जब विरोध करता है, अब देखिए रेजिस्टेंस जब विरोध करता था तो उसे ओम में हम आर ओम से ही दर्शाते थे। इंडक्टर जब विरोध करता था करंट का, याद रखिए इंडक्टर किसका करंट विरोध करता था, करंट के मान के बदलाव का विरोध करता था जो एकदम से होता था, उसे हम एक्सएल ओम से दर्शाते थे। और एक्सएल का फॉर्मूला क्या था भाई, एक्सएल का फॉर्मूला था एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl, ठीक है, जिसमें एल होता था हेनरी में और एक्सएल होता था ओम में। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऐसे ही कैपेसिटर के जो विरोध को दर्शाते हैं, याद रखिए इंडक्टर करंट का विरोध करता था, कैपेसिटर वोल्टेज का विरोध करता है सडन, याद रखिए एकदम से सडन चेंज इन वोल्टेज का, और ये सडन करंट का। तो कैपेसिटर जब सडन चेंज इन वोल्टेज का विरोध करेगा, इसको हम दर्शाते हैं एक्सी से। संधारित्र प्रतिघात, क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये क्या कहलाता था, प्रेरक प्रतिघात। संधारित्र प्रतिघात इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये भी होता है ओम में। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ये दोनों ओम में ना होके कैपेसिटर होता था, फेरेड में इंडक्टर होता था, हेनरी में, हमने इन सब के विरोध को एक यूनिट में कन्वर्ट किया, ओम। मैंने आपसे एक बात पूछी थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 1 किलो टमाटर लाए हैं और आधा किलो जो है आलू लेके आए मान लीजिए, तो आपके हाथ में वजन कितना है, तो आप कहोगे सर 1.5 किलो। तो आपने कहीं ना कहीं क्या किया, आधा किलो जो है मतलब कहीं ना कहीं 500 ग्राम जो आलू थे उनको तुमने आधा किलो में कन्वर्ट किया। मतलब माइंड में कहीं ना कहीं एक ऐसी ऑटोमेटिक है कि माइंड हमेशा कोई भी चीज़ एक ही यूनिट में बताना चाहता है। आपने ये तो नहीं कहा 1 kg 500 ग्राम वजन है मेरे हाथ में, नहीं कहा ना, आपने कहा 1.5 किलो है, या आप कहते 1500 ग्राम है, मतलब 1000 ग्राम टमाटर और 500 ग्राम आलू। तो कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी चीज़ हम लोग एक यूनिट में हमेशा बताना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ, इसी लक्ष्य के साथ हम लोगों ने सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस में बदला। अब जब सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस में बदला, इसका फॉर्मूला बनता है 1/2πfc। मतलब यहाँ कहानी में बदलाव आता है। देखिए डिटेल में हम लोग नहीं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, बट यहाँ अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है 2πfc, और 2πf को हम ओमेगा लिखते हैं, ये आपको मैंने बताया है एसी की शुरुआत में। तो 1/ωc भी ये हो जाता है, यूनिट होती है इसकी ओम। तो यहाँ से अब हमको एक बात और पता चल गई कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रेरक प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात क्या होता है, ये हमको पता चल गया। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने देखनी है वो क्या देखनी है, समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो आपको इंपॉर्टेंट बात देखनी है वो क्या देखनी है, जो संधारित्र प्रतिघात है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो 2πfc है। मतलब कहीं ना कहीं वो व्युत्क्रमानुपाती है फ्रीक्वेंसी के। तो एक सवाल यहाँ पर बनेगा, दूसरा सवाल xc जो है व्युत्क्रमानुपाती है कैपेसिटर के मान के, एक सवाल यहाँ से बनेगा। फिर एक सवाल क्या बनेगा, अगर इसी कैपेसिटर को मैं वोल्टेज में लगा दूं, अभी मैंने क्यों मिटाया है, एसी से क्यों मिटाया है, ये बात मैं बताऊंगा मैं आपको। ये डीसी ही बैटरी क्यों लगाई, इसके पीछे रीज़न है। एसी में कैसा काम करता है और डीसी में करता है वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर में मैंने डीसी बैटरी लगाई। अब जब मैंने डीसी बैटरी लगाई तो समझिए इस बात को, जब मैंने ये डीसी बैटरी लगाई, अगर मैं यहाँ पर एसी भी लगाता तो भी कुछ ऐसा नहीं है कि गलत होता, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, विरोध तो इसने दोनों में करना है, ऐसा नहीं है कैपेसिटर विरोध नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अगर कैपेसिटर का मान बढ़ता है तो एक्सी का मान कम होगा, अगर कैपेसिटर का मान दुगना होता है
तो XC का मान आधा होगा। ये सवाल पूछा जाता है पेपर में। कैपेसिटर का मान अगर 4 गुना बढ़ता है तो ये 1/4 कम हो जाएगा, क्या, संधारित्र प्रतिघात। फ्रीक्वेंसी अगर दुगनी होती है तो XC आधा हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी 4 गुना बढ़ती है तो संधारित्र प्रतिघात 1/4 गुना कम हो जाएगा। ये 2 सवाल यहाँ से बनते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊंगा, आपसे अगर ये पूछे क्वेश्चन की कैपेसिटर में करंट क्या जाएगा, तो ओम्स लॉ क्या कहता था, V/R होता है ओम्स लॉ। सेम ओम्स लॉ यहीं पे लगाना है, इसमें कोई अलग नहीं लगाना आपको। याद रखिए ओम्स लॉ में क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पर करंट निकालेंगे तो क्या लगाना है, V/XC, क्योंकि देखिए यहाँ R ओम में होता है और यहाँ पर XC ओम में होता है। तो बड़ा ही सिंपल है, करंट का मान क्या आ जाएगा, I = V/XC। अगर मैं यहाँ पर XC का मान लगाऊं तो XC का मान क्या होता है, 1/2πfc। तो आप खुद इस चीज़ को देख लेंगे कि यहाँ करंट किसके समानुपाती हो गया, फ्रीक्वेंसी के। तीसरा आने वाला समान यहाँ पर, तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है किसके, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर के। पर अगर फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में, मतलब यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी और करंट में बात करें कैपेसिटर को लेके, तो क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी दुगनी होगी तो करंट दुगना होगा, फ्रीक्वेंसी आधी होगी तो करंट आधा होगा। इस तरीके से तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि फ्रीक्वेंसी अगर दुगनी होगी तो करंट दुगना होगा, फ्रीक्वेंसी आधी होगी तो करंट भी आधा होगा। क्लियर है इतना पॉइंट? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको 2 बातें बता दी, संधारित्र कैपेसिटर को लेके और फ्रीक्वेंसी को लेके व्युत्क्रमानुपाती है, बट अगर करंट और फ्रीक्वेंसी में आ जाए तो समानुपाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये कितना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पूरे लेक्चर नहीं देख रहे हैं, पूरा कोर्स का हर चीज़ नहीं देखते हैं, वो अपना कहाँ और कैसे नुकसान करेंगे, देखिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मतलब कौन कौन से मीडियम है, एयर, पेपर, इम्प्रैग्नेटेड पेपर, कुछ गलत मत समझना, इम्प्रैग्नेटेड पेपर, माइका, ग्लास, ट्रांसफॉर्मर ऑयल। देखिए ये पेपर में पूछा जा चुका है, एयर हजारों बार पूछा जा चुका है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल कई पेपरों में पूछा जा चुका है, और मैं आपको बता दूं एई से लेके जेई से लेके PG2 हर पेपर में ये इटसेल्फ अपने आप में एई का पेपर का क्वेश्चन था, तेलंगाना एई का पेपर का क्वेश्चन था, इम्प्रैग्नेटेड पेपर। एयर तो हर पेपर में पूछा जा चुका है। इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने लिखी है, ये आपको याद होनी चाहिए, kV/cm में लिखी है। एक गलत क्या करके आओगे आप, मैं बताता हूं आपको। वहां पेपर में पूछी होगी kV/mm में, पर तुम्हें क्या है कि मैंने kV/cm में लिखवा दी, अब तुम चेंज तो करोगे नहीं भैया। वहां ध्यान से इस चीज को चेंज करके देखना, ऐसी मत अंधेों की तरह अनादुत होके जो है लिख चले ना, टिक मार देना कि अरे सर ने तो ये लिखवाया था। अरे भाई सर ने kV/cm में लिखवाया है, अभी kV/m में आ जाए, kV/mm में आ जाए तो भैया ऐसे हर चीज की वैल्यू याद थोड़ी करोगे, याद तो एक ही की करोगे ना। तो देखिए एयर की कितनी होती है 30 kV/cm, पेपर की कितनी होती है 400, इम्प्रैग्नेटेड पेपर की कितनी होती है 300, 500, माइका की, ग्लास की 1000, ट्रांसफॉर्मर ऑयल की 24 mV/m। MV है ये, KV नहीं है, इसीलिए मैंने अलग से लिखा है यहाँ पे, ये mV/m है। ध्यान से देखिए इस चीज को, ये mV/m है, मेगा वोल्टेज, और ये सब केवी में है। पेपर में एक बार ये भी पूछ लिया था कि सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, तो देखिए ग्लास की सबसे ज्यादा है अगर इनमें से बात करें तो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल अलग पार्ट में ऑयल यूज होता है, बट अगर कैपेसिटर में जो यूज होते हैं मीडियम, ये सब कैपेसिटर में यूज होते हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑयल कैपेसिटर में यूज नहीं होता। ठीक है, तो कुल मिला के जाहिर सी बात है ट्रांसफॉर्मर ऑयल है तो ट्रांसफॉर्मर में ही तो यूज होगा। तो ग्लास की सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इन सब में से, आप देख सकते हैं, ये भी एक सवाल है अपने आप में। तो जो लोग पूरा लेक्चर नहीं देखते हैं वो अपना क्या नुकसान कर रहे हैं, ये वो जान भी नहीं पाएंगे, वो जान भी नहीं पाएंगे, और उन्हें बताने का शायद कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि बात करते हैं कैपेसिटर की,
कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैपेसिटर में क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, जब हम इसको बैटरी लगाते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ क्या होता है, ध्रुवीकरण हो जाता था। मैंने आपको ये बात तो तब भी समझाई थी, ध्रुवीकरण हो जाता था, पोलराइजेशन हो जाता था, ये पोलराइजेशन हो जाता था। अब जब पोलराइजेशन हो जाता था तो इसमें कैपेसिटेंस एक आवेश स्टोर हो जाता था, कुछ ना कुछ आवेश स्टोर हो जाता था यहाँ पे। अब जब यहाँ पर आवेश स्टोर हो जाता था, उसका फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू CV। अब आप एक चीज समझिए कि यहां पर आवेश जब ये जैसे मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी से लगाया तो ये कैपेसिटर भी 10 वोल्ट चार्ज हो जाता था। मतलब कहने का, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता था 10 वोल्ट या किसी भी वोल्टेज से चार्ज हो जाता था, क्योंकि इसमें आवेश यहां पर स्टोर हो जाते थे। मुझे बताना क्या है कि जब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो वोल्टेज स्टोर हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है, विद्युत रेखा की वजह से हुआ है। और ये विद्युत रेखा क्यों आई है, ये विद्युत रेखा इसीलिए आई है क्योंकि प्लेट पर कुछ आवेश रेस्ट कर रहे थे, आराम से मजे बैठे हुए थे, मजे कर रहे थे। अगर ये रेस्ट ना होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये ध्रुवीकरण नहीं होता, ध्रुवीकरण नहीं होता तो ये वोल्टेज स्टोर नहीं होते। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज स्टोर की कहानी है, ये विद्युत रेखा से है। तो यही बात पेपर में पूछते हैं कि किस रूप में ऊर्जा स्टोर करता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर स्टोर करता है ऊर्जा किस रूप में, विद्युत स्थैतिक के रूप में, विद्युत स्थैतिक रूप में स्टोर करता है। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में, किसके रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में, या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में, या इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, या विद्युत रेखा के रूप में। ठीक है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। पर अगर उसके मान की पूछे एनर्जी के, तो इसका मान होता है हाफ CV²। क्या होता है, हाफ CV²। क्लियर है, जाहिर सी बात है, एनर्जी जूल में है, मतलब एनर्जी जूल ही होती है यूनिट, और C कैपेसिटेंस हो गया, V वोल्टेज हो गया। तो इसीलिए आपको पूरा लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सारी इंपॉर्टेंट एक एक बात यहाँ पे क्वेश्चन की हो रही है, मजाक नहीं हो रहा है, याद रखिए। क्लियर है इतना पॉइंट, चलिए इसको चलिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन। अब याद रखिए, मैं सब इतना क्यों पढ़ाता हूं आपको, मैं इसलिए पढ़ाता हूं आपका पेपर निकले और मैं जब सवाल करवाऊं तब आपके सामने ये सारी बातों को मैं रखूंगा। देखिए ये लेक्चर जैसे लंबा होता चला जा रहा है, और अगले लेक्चर में मैं जरूर आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल एक साथ कराऊंगा। कोर्स की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, मैं वही बोल रहा हूं, जितना करेंगे बहुत बहुत अच्छा करेंगे और पूरा भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है, याद रखिए पूरा करेंगे, क्योंकि अगर मैं बहुत लंबा भी लेक्चर बनाऊंगा तो आप लोग नहीं देख पाओगे, ये बात मुझे पता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप इसके क्या करेंगे, करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें पूरी थ्योरी करके फिर मैं अगले लेक्चर में पूरे केवल और केवल क्वेश्चंस ही बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। अब देखिए वोल्टेज डिवीजन की मैं अगर बात करूं, तो यहां अगर आपने V वोल्टेज दिया है तो जाहिर सी बात है कुछ वोल्टेज इधर जाके स्टोर होगा, कुछ वोल्टेज इधर जाके स्टोर होगा। मान लेते हैं इधर V1 स्टोर हो रहा है, यहाँ V2 स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पर आपने करंट दिया, कुछ करंट यहाँ बटेगा, कुछ करंट यहाँ बटेगा। जाहिर सी बात है करंट बटेगा तो पैरेलल में, वोल्टेज बटेगा तो सीरीज में। तो जाहिर सी बात है कि सीरीज में ही वोल्टेज डिवीजन लगेगा कनेक्शन में, और जाहिर सी बात है करंट डिवीजन लगेगा पैरेलल कनेक्शन में। बहुत बढ़िया बात कह दी आपने साहब। अब आप यहाँ पर एक बात समझिए, जो ये V1 है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बट उससे पहले एक बात बताइए, C1 कैपेसिटर जो होगा उसका क्या होगा, प्रतिघात या रिएक्टेंस क्या होगा, XC1, और C2 का क्या होगा, XC2। सेम इधर होगा, XC1 का होगा XC1 और इसका होगा XC2। तो याद रखिए यहां पर भी करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रेजिस्टेंस के वोल्टेज और करंट डिवीजन से बिल्कुल विपरीत होता है। वोल्टेज डिवीजन देखिए टोटल वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस में क्या होता था, रेजिस्टेंस में होता था टोटल वोल्टेज इनटू जिसको ले रहे थे, मतलब जो रेजिस्टेंस लेना, मतलब जिसमें वोल्टेज जा रहा है उसी रेजिस्टेंस को लेते थे। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ इसके अलावा वाले को लेंगे, मतलब किसको लेंगे, C2 को लेंगे। यहाँ उल्टा हो जाता है C1 प्लस C2। अगर मैं बात करूं V2 की, तो टोटल वोल्टेज इनटू जिस कैपेसिटर में जा रहा है वो नहीं लेंगे, किसको लेंगे मेरे भाई, दूसरे वाले को। तो इसके अलावा वाला कौन है, C1 प्लस C2।
इसलिए ये पूरी क्लास लेना जरूरी हो जाती है। ठोको अगर लाइक, नहीं तो ठोक दो डिसलाइक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर दो, और अगर आता है तो लाइक कर दो। मुझे पता चलना चाहिए बस कि आपका मत क्या है, बस इतना मैं जानना चाहता हूं कि आपका मत क्या है। प्लीज या तो लाइक करिए या डिसलाइक करिए, बट मुझे बताइए जरूर कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी मंशा क्या चल रही है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो सुधार करूंगा, आ रहा है तो जाहिर सी बात है मोटिवेट होऊंगा और डबल ऊर्जा के साथ हम लोगों के लिए और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, वोल्टेज डिवीजन का ये फॉर्मूला बन जाता है। और अगर हम बात करें करंट डिवीजन की, तो करंट डिवीजन I1 इजिकल्स टू, अगर मैं बात करूं तो I1 क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन, वो रेजिस्टेंस के करंट डिवीजन में क्या होता था, टोटल करंट इनटू जिसमें जा रहा है करंट वो ही लेते थे, वहां मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, वो ही लेते थे। बट यहां ऐसा नहीं करेंगे, यहां क्या करेंगे, उसी को लेंगे अपॉन जो बचे उनका प्लस। और करंट डिवीजन में यहाँ क्या होता है, I2 जिसमें जा रहा है वहां पे क्या होता था, उसके अलावा वाला लेते थे। यहां टोटल करंट इनटू जिसमें जा रहा है वो ही लेंगे अपॉन C1 प्लस C2। यही है कहानी जो मुझको थी सुनानी आपको। ये कैपेसिटर यहां पर खत्म होता है। अगले लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल करेंगे। आपने क्या करना है, इन फॉर्मूलों को एक एक को अच्छे से अपने माथे पे, अपने हाथों पे, अपने होठों पे गढ़वा लेना है, पर बड़ा ही ध्यान से गढ़वाइएगा भाई। ये याद रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, कैपेसिटर से जुड़े सारे क्वेश्चन का, इसलिए वो सारा पूरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। याद रखिए, पूरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है भाई, क्वेश्चंस हैं उसमें। क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल ही नहीं, केवल क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस होंगे। वो ही नहीं करोगे तो क्या फायदा इन सब बातों का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।